सो हेलो डियर व्यूवर्स, यदि ये प्रश्न आपको भी परेशान कर रहा है कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और हम एग्ज़ाम के पेपर को कैसे लिखेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो जानते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से हम किसी पेपर को लिखें ताकि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स हम ऑब्टेन कर पाएँ। तो बच्चों देखिए, मैंने इस बोर्ड को एग्ज़ाम पेपर की तरह प्रेजेंट किया है और आपको एग्ज़ाम में कैसे मार्जिन्स छोड़ने हैं और किस तरह से आंसर को लिखना है परफेक्ट वे में। क्योंकि देखिए, आपने क्या लिखा है वो बाद में देखा जाता है, कैसे लिखा है वो पहले देखा जाता है। चाहे वो कोई लेटर का फॉर्मेट हो या कोई आंसर का फॉर्मेट हो, कोई एक्सप्लेनेशन हो, किस तरह से हम लिखें, हम बिल्कुल आपको बहुत ही आसान सरल तरीके से बताएंगे और बहुत ही इफ़ेक्टिव वे, शायद आपने इससे पहले नहीं जाना होगा। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों, मैंने सबसे पहले मार्जिन की बात करनी है, किस तरह से आपको एग्ज़ाम में मार्जिन छोड़ना है। तो इस तरफ का जो मार्जिन होगा, जो हमारा लेफ़्ट मार्जिन होगा, वो 1 इंच के अराउंड होना चाहिए, लगभग 2.5 से 3 सेंटीमीटर। आप 3.5 सेंटीमीटर तक भी छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। और जो हमारा राइट मार्जिन होगा, आप उसे 1.5 टू 2 सेंटीमीटर के अराउंड रखें, उससे आधा कह सकते हैं। और हमने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, चाहे मास्टर्स के एग्ज़ाम हो या बैचलर्स के एग्ज़ाम हो, हमने कुछ इस तरीके से दिए हैं और मैंने बहुत ही अच्छा मार्क गेन किया है। और देखा है कई बच्चों को पहले तो कि वो मार्जिन छोड़ते ही नहीं, बस एक अनुमान से दोनों तरफ छोड़ते चले जाते हैं और इससे क्या होता है, उनकी जो आंसर्स होती है कुछ इस तरह की दिखती है ना। नदी का किनारा लगता है उनका आंसर, मतलब कि कहीं कोई लाइन यहाँ तक है, कोई लाइन यहाँ तक है, कोई लाइन यहीं तक है। तो ये तरीका बच्चों बिल्कुल गलत है, क्योंकि यदि आप मार्जिन छोड़ते हैं और इस तरह की लाइनिंग करते हैं स्केल से, सबसे पहले आप एग्जाम में जाकर आपको जितने पेजेस लिखने हैं उसके अराउंड मान लीजिए 15 से 20 पेजेस पहले आप इस तरह से स्केल से आप मार्जिन छोड़ लीजिए। जो एक्स्ट्रा टाइम है उसी में आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम आपको बस आंसर लिखना होगा, जल्दी से लिखते चलना होगा। ये नहीं कि अब हर पेज का उल्टा रहे हैं फिर स्केल लेकर कर रहे हैं, एक साथ आप सारा कर लीजिए, टाइम बचाएंगे आप। दूसरी बात बच्चों कि मार्जिन तो छोड़ने की बात हो गई, अब दूसरा काम होता है कि पैराग्राफ चेंज। कब पैराग्राफ चेंज करें, कितने लाइंस के बाद करें। तो बच्चों मेरा जहां तक मानना है कि एटलीस्ट 12 to 15 लाइंस होने चाहिए यदि आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं। तो 12 से 15 लाइन के आसपास यदि आपने लिखी है, या अराउंड यानी 10 to 15 के बीच में यदि आपके कुछ लाइन्स हो गई हैं, तो वहां पर आप पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लाइनिंग करके बस आपको दिखाएंगे कि कुछ इस तरह से यदि आप लाइन्स लिख रहे हैं, ठीक है। सपोज ये हमारा यहाँ पर 12 लाइंस कंप्लीट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन आता है हमारा, यहाँ पर इज वेरी कुछ यहाँ तक लाइन आता है। तो बच्चे पैराग्राफ चेंज कैसे करते हैं, वो एक ओल्ड मेथड है, जहाँ से खत्म हुआ बच्चों वहीं से शुरू करना है। ये काम छोड़िए, बहुत जमाना चला गया इसका। आपको अब क्या करना है कि ये लाइन जहाँ कंप्लीट हुआ उसके बाद एक लाइन कंप्लीट आप छोड़िए और यहाँ से आप अपने आंसर को कंटिन्यू कीजिए। इससे क्या होता है, पहली बात तो आपको आंसर जो है वो लेंथ मिलता है, मतलब आंसर की लेंथ भी बनती है, ठीक है। और एक लाइन छूटने के कारण और कंटेंट काफ़ी अच्छा लगता है, साफ सुथरा लगता है। और कई बच्चे इस तरफ मार्जिन नहीं छोड़ते हैं और इसको अवॉइड करते हैं। तो बच्चों सबसे इफेक्टिव तरीका है ये आप, क्योंकि हमने कहा ना अभी, यदि हम इस तरफ मार्जिन नहीं छोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारा कोई लाइन इस तरह गैपिंग, यहाँ पर ये जो टेढ़ा घोचा दिखता है, उससे आपका आंसर उतना परफेक्ट वे में नहीं दिखता। ये दोनों तो बात होगी पैराग्राफ चेंज और मार्जिन को लेकर। अब तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात होगी बच्चों, वो होती है कि हम कैसे अपने आंसर को जो है इफेक्टिव बनाएं और ज़्यादा। ये तो नॉर्मल हो गया फॉर्मेट लिखने का। तो बच्चों यदि आप कोई आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको यदि कुछ फैक्ट्स याद हैं किसी आंसर को लेकर और उसको लेकर आप काफ़ी श्योर हैं, सपोज हम कोई पोएम या कोई भी नॉवेल या कोई भी प्ले का कुछ भी का नाम लिख रहे हैं, ठीक है, और उसके ऑथर का नाम लिख रहे हैं, तो आप उस दोनों चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए। सपोज हम द गाइड लिखते हैं, द गाइड इज रिटन बाय R.K. नारायण, सपोज हमने ऐसा लिखा, ठीक है, तो आप द गाइड को अंडरलाइन करो, R.K. नारायण को अंडरलाइन करो, अलग से मत करो। जो लाइन है ना, और उसी पेन से, अलग पेन से भी जरूरी नहीं है, आपका जब आंसर कंप्लीट हो जाए, आपको जो जो मेन पॉइंट लगे आप उसको उसी पेन से सिंगल बार बस उसी लाइन पर चला दीजिए। आप खुद देखिएगा कि वो जो लाइन है आप जहां पर आपने अंडरलाइन करा हुआ है वो हाईलाइटेड पार्ट होता है आपके आंसर का। और ये होता है एग्जामिनर के माइंड से खेलना, और इस तरह से आप उनका ध्यान आकर्षित करते हैं सिर्फ वहीं जहां आप चाहते हैं। यानी वो लाइन आपकी बेस्ट लाइंस होती हैं और आप उनको जब अंडरलाइन करते हैं तो उनकी नज़र सबसे पहले उसी पर पड़ती है। तो क्या होता है कि आपने माइंड गेम खेला
उसका ध्यान पड़ा उस पर और उसके लेकर बहुत श्योर हैं, तो उन्हें लगेगा कि आपने बहुत ही इफेक्टिव वे में लिखा, आपको जो जेन्युइन आपने आंसर लिखा है, तो ये हो गया। और बच्चों यदि आप लॉन्ग आंसर्स कर रहे हैं 12 to 15 मार्क्स के, उसमें ध्यान रखें कि यदि आपको उस वर्क का कोई भी बीच का कोई लाइन यदि याद है, 1-2 लाइन ही, तो उसको कोट जरूर करें बच्चों, ठीक है ना। हमने मान लीजिए कि पुअर सॉल्व द सेंटर हम लिख रहे हैं, किसी पोएम का एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं, क्रिटिकल अप्रिशिएशन लिख रहे हैं, तो बीच में उसकी लाइनें जरूर मेंशन करें, पुअर सॉल्व द सेंटर ऑफ सिनफुल अर्थ। इस तरह से आप जो है कोट करें लाइनों को बीच बीच में, और कोट के ऊपर वाले एक लाइन छोड़ दें, नीचे वाले एक लाइन छोड़ दें, या फिर कहीं एक जगह जरूर छोड़ें, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, आपको दिखता है, जो एग्जामिनर चेक करता है तो आपका आंसर वो दिखता है कि आपने कोट करा हुआ है, पोएम को आपने डीपली पढ़ा हुआ है। चाहे कोई भी पोएम, प्रोज पीस, एक लाइन याद है आपको, तो बिल्कुल आप उसे अंडरलाइन कर जाएं। और बीच बीच में कोई भी कोट हो, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि देखिए एग्जामिनर को भी याद नहीं होता कि वो उसमें कौन सी लाइनें हैं। आप यदि सिर्फ कोट करके दिखा रहे हैं, चाहे वो उस पोएम का हो या नहीं हो, बाय द वे याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो कोई और ही पोएम का सही या टाइटल ही सही उसका आप बीच में कोट कीजिए, बहुत ही बेहतरीन आपके लिए होगा। जान लीजिए कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये तो रही अंडरलाइन करने की बात और कोट करने की बात। उसके बाद जो बातें आती है कि हम लेंथ क्या रखें आंसर की, बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं। तो बच्चों यदि लॉन्ग आंसर आप कर रहे हैं, सपोज 14 मार्क्स का है, तो आप 4 के एवरेज से पर पेज मानकर चलिए, ठीक है। तो आप 3.5 पेज जो है 14 मार्क्स का आंसर लिखें। यदि 12 मार्क्स है तो आप 3 पेज लिखें, ठीक है। और यदि 4 to 5 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन है तो आप 1.5 पेजेस में लिखें, ठीक है। बाकी एमसीक्यूज में तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं। 8 मार्क्स की है, आप इसको ले जाएं 2 to 2.5 पेजेस। तो इस तरह से आप लेंथ मेंशन करें। हाँ, 14 मार्क्स का यदि आप 4 पेज ले जा सकते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं ले जा सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, 3.5 लिखिए। देखिए मार्क्स 14 है ना, उसमें आपको 12, 11, 13 यही मिलेंगे, 14 कभी नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें आप। तो इसीलिए, और एक और चीज, यदि सेम मार्क्स के आप 2 आंसर 3 आंसर कर रहे हैं, सबकी लेंथ एक जैसी रखें। 2 एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ना आप 4 मार्क्स के, दोनों की ही लेंथ आप 1.5 पेज ही रखें। इससे क्या होता है, आपको आंसर के मार्क्स अच्छे मिलते हैं। अब आगे जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं बच्चों, कई बच्चे क्या करते हैं, शुरू में बहुत ही अच्छी राइटिंग में लिखेंगे, आराम से, है ना, नूनू बाबू की तरह, लेकिन जो ही 1-2 पेज पलटा लीजिए, इतनी गंदी राइटिंग की उल्टी आ जाए। हम मॉक कर रहे हैं, इस बात को समझिए, इसकी गंभीरता को आप समझिए। बच्चे क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि अरे शुरू में अच्छा मेरा राइटिंग होगा ना, तो समझेगा कि पूरा में एकदम बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। आप एवरेज लिखिए, पूरा सुंदर मत लिखिए, सजाकर मत लिखिए, एवरेज लिखिए, लेकिन सब में एक जैसी राइटिंग लिखिए, इससे आपका मार्क्स कटेगा नहीं। हम बहुत ही गंदा लिखते हैं, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन मैं हमेशा एक ही तरह की राइटिंग प्रेफर करता हूँ। ये नहीं कि कहीं बहुत अच्छा कहीं बहुत खराब। हाँ, कोट वगैरह कर रहे हैं, पंक्चुएशन का ध्यान रखें। और यदि आपको कोई डाउट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए क्या हेल्पफुल रहेगी। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में तो जरूर पूछें, और अपने दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर करें यदि आप उनके शुभचिंतक हैं, वेल विशर हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप इट वॉज हेल्पफुल। समवन आस्क्ड मी एंड थैंक यू फॉर द क्वेरी विच यू took from me, and I hope it was helpful for all of you, and best wishes for your examination, and I wish you all the best, and go and be much successful अपने जीवन में, हर क्षेत्र में जिस भी तरह के एग्जाम्स आप दे रहे हैं बहुत ही अच्छा मार्क्स लाएं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।